कहानी शुरू होती है एक ऐसी महिला से जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुद को 100 साल तक बर्फ में कैद कर लिया था, क्योंकि वो उस महान हीरो किंग काइल जो कभी डीमन किंग को हराया था, उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन डर ये था कि कहीं वो दानव राजा फिर से वापस ना आ जाए। इसलिए काइल की मौत के बाद उन्होंने उस हीरो के बच्चे को हर हाल में सुरक्षित रखने का फैसला किया। और कुछ सालों बाद वो बच्चा बड़ा हो गया। उसका नाम था काइसल, एक ट्रेनी नाइट जिसके अंदर सबकी रक्षा करने की जबरदस्त चाह थी। हर दिन वो अपने मेंटर क्लॉस से ट्रेनिंग लेता था। चाहे जितनी भी हार हो, क्लॉस उसे हर बार कुछ नया सिखाता था। और जब ट्रेनिंग खत्म होती, दोनों शहर की पेट्रोल पर निकल जाते, बस ये देखने की कहीं कुछ अनयूजुअल तो नहीं चल रहा। पर यह काम इतना बोरिंग होता था कि क्लॉस हर बार कंप्लेन करता। लेकिन एक दिन एक डार्क एल्फ शहर में दिखा और यहीं से कहानी थोड़ी मिस्टीरियस हो जाती है, क्योंकि इतने सालों में किसी ने डार्क एल्फ को इस शहर में आते नहीं देखा था। क्लॉस और काइसल के साथ साथ बाकी लोग भी उसे शक की नजर से देख रहे थे। तीनों जब आमने सामने आए तो नागरिक डर गए। उन्हें लगा ये एल्फ कोई मुसीबत लेकर आएगा। सबने काइसल और क्लॉस से कहा कि तुरंत कुछ करो, लेकिन क्लॉस जानता था कि जब तक वो कुछ गलत ना करे तब तक एक्शन लेना बेवकूफ़ी होगी। लोगों का गुस्सा देखकर उसने माहौल शांत किया और फिर अकेले पेट्रोल पर निकल गया। उधर काइसल की मुलाकात फ्रे से हुई। उसकी बचपन की दोस्त और एक प्रीस्टेस दोनों पुराने दिनों को याद करने लगे। ऑर्फनेज की वो पल जब वो और क्लॉस सूरज ढलने तक खेलते थे और फिर डांट खाते थे। फ्रे को याद आया कि जब सब डर के मारे रो रहे थे तब काइसल वहीं थक कर सो गया था। क्लॉस की डिटर्मिनेशन देखकर वो हमेशा इंस्पायर्ड रही। फ्रे ने काइसल को मोटिवेट किया। उसे यकीन था कि वो जल्द ही नाइट बन जाएगा। लेकिन काइसल अब भी खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि वो उस डार्क एल्फ को रोक नहीं पाया था। इस बीच रॉयल पैलेस में एक शॉकिंग खबर आई। राजकीय जंगल यानी रॉयल फॉरेस्ट में मॉन्स्टर्स दिखे हैं। राजा डर गया कि कहीं 100 साल पहले वाली ट्रेजेडी फिर से ना दोहराई जाए, इसलिए उसने तुरंत एक स्काउट टीम भेजने का आदेश दिया। तभी लॉर्ड मोराहमे नाम का व्यक्ति उसी डार्क एल्फ को लेकर महल पहुंचा जिसे काइसल ने देखा था। सभी हैरान थे, लेकिन मोराहमे ने कहा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि रहित है, ब्लैक एज नाम की एलाइट मर्सनरी ग्रुप का लीडर। उसने सुझाव दिया कि जंगल की जांच ब्लैक एज करे, क्योंकि रहित अकेला 100 लोगों के बराबर है। पर काउंसिल में कई लोग इस बात से भड़क उठे। उन्हें डार्क एल्फ्स पर भरोसा नहीं था। मोराहमे ने चालाकी से जवाब दिया और उन लोगों की हिपोक्रेसी पर वार किया जो सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदों में डूबे हुए थे। बाहर से झुकने का नाटक करते हुए भी उसने अपनी चाल चल दी। कुछ वक्त बाद क्लॉस ने काइसल को बताया कि वो ग्रान और फ्लैग के साथ स्काउटिंग मिशन पर जा रहा है। उसने काइसल से कहा, जब तक मैं लौटूं तब तक लगातार प्रैक्टिस करते रहना। काइसल थोड़ा उदास था, लेकिन क्लॉस ने उसे याद दिलाया कि शांति की रक्षा ही नाइट का असली धर्म है। लेकिन असली ट्विस्ट तो यही था, क्योंकि उसी वक्त रहित और उसका ब्लैक एज दल एक सीक्रेट जगह पर इकट्ठा होकर ऑरवेलिया राज्य से बदला लेने की प्लानिंग कर रहे थे। उनका प्लान साफ था, किंगडम पर कब्जा करना। डीमन एक्सप्लोरेशन मिशन तो बस एक एक्सक्यूज था। दिन बीतते गए, लेकिन क्लॉस की टीम वापस नहीं आई। पैलेस में टेंशन बढ़ती जा रही थी। उधर जंगल में क्लॉस की टीम को पहले कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने अलर्टनेस छोड़ी, मॉन्स्टर्स के झुंड ने अचानक घात लगा दी। भयंकर लड़ाई हुई। फ्लैग बुरी तरह घायल हुआ, फिर ग्रान भी गिर गई। क्लॉस ने ग्रान से कहा, राजा को सब बताना, मैं इन्हें रोकूंगा। और वो वहीं लड़ते हुए रुक गया, एक ट्रू नाइट की तरह। राजधानी में हड़कंप मच गया जब पता चला कि पूरी टीम में सिर्फ ग्रान जिंदा लौटी है, वो भी मौत के करीब। उसने बताया कि उन्होंने अनगिनत मॉन्स्टर्स का सामना किया था। फिर से काउंसिल में बहस शुरू हो गई कि अब क्या किया जाए। मोराहमे फिर उठा, ब्लैक एज को भेजो। उसने कहा कि ज्यादा सैनिक भेजना बेवजह मौतें बढ़ाएगा। उसकी बात धीरे धीरे सबको माननी पड़ी। जब काइसल को पता चला कि सिर्फ ग्रान लौटी है तो वो टूट गया। उसे समझ आ गया कि शायद क्लॉस अब नहीं रहा। फ्रे ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन काइसल ने फैसला ले लिया, मुझे क्लॉस को ढूंढना ही होगा। वो जानता था कि ये मिशन खतरनाक है, पर उसने ठान लिया था अब वो किसी अपने को खोने नहीं देगा। फ्रे भी डटी रही। मैं भी चलूंगी, उसने कहा। एक प्रीस्टेस की स्किल्स वहां काम आएंगी, और क्लॉस ने मुझे तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी दी है। कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया, और इस तरह काइसल और फ्रे ने ऑरवेलिया छोड़कर रॉयल फॉरेस्ट की ओर अपनी खतरनाक जर्नी शुरू कर दी, जहां असली कहानी तो अभी बस शुरू होने वाली थी। वे दोनों अंधेरे जंगल के अंदर गहराई तक बढ़ते गए, और थोड़ी देर बाद वो उस जगह पर पहुंचे जहां कभी क्लॉस की टीम ने लड़ाई की थी। लेकिन अब वहां बस तबाही का सन्नाटा था। हर तरफ गिरे हुए नाइट्स के डेड बॉडीज बिखरे पड़े थे, जिनमें फ्लैग भी शामिल था। काइसल का दिल एक पल के लिए थम गया जब उसकी नज़र क्लॉस की जानी पहचानी शील्ड पर पड़ी, जो एक लाश के पास जमीन में गड़ी हुई थी। उसने डरते हुए वो बॉडी पलटी, लेकिन राहत की बात यह थी, वो क्लॉस नहीं था। काइसल के अंदर उम्मीद की एक हल्की सी किरण जाग उठी, लेकिन तभी वो पूरी तरह टूट गया।
निराशा और गुस्से में उसने फ्रे की आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अकेले ही क्लॉस को ढूंढने के लिए दौड़ लगा दी। कुछ ही देर में दोनों खुद को राक्षसों के एक झुंड से घिरा हुआ पाते हैं। काइसल ने तलवार उठाई और सीधे उन पर टूट पड़ा, लेकिन एक ट्रेनी नाइट की ताकत उन मॉन्स्टर्स के सामने कुछ भी नहीं थी। और तभी कहानी लेती है एक डार्क टर्न। अचानक एक रहस्यमयी महिला राक्षस वहां आ जाती है। उसकी चालों में एक अजीब एलिगेंस थी। उसने काइसल को ऐसे धक्का दिया जैसे वो उससे खेल रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी और वो सॉफ्टली कहती है, तुम बिल्कुल उसी की तरह दिखते हो। काइसल और फ्रे बुरी तरह हार चुके थे। मौत बस एक कदम दूर थी। लेकिन तभी हवा में तलवारों की आवाज गूंजती है। ब्लैक एज का मर्सिनरी ग्रुप वहां पहुंच चुका था, जिसकी अगुवाई डार्क एल्फ रहित कर रहा था। ब्लैक एज ने पलक झपकते ही सारे मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया और वो रहस्यमयी डीमन वुमन पीछे हट गई। काइसल और फ्रे ने उनका धन्यवाद कहा, लेकिन रहित का जवाब कोल्ड था। हम यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आए, बस ऑर्मेलिया का मॉन्स्टर एक्सटर्मिनेशन मिशन पूरा कर रहे हैं। जब काइसल ने अपनी स्काउटिंग टीम के बारे में पूछा तो ब्लैक एज के एक सोल्जर ने साफ कहा, वो सब मर चुके हैं। काइसल ने इस सच्चाई को मानने से इनकार कर दिया। मर्सिनेरीज वहां से चले गए और काइसल व फ्रे बस चुपचाप खड़े रह गए। गिल्ट और हेल्पलेसनेस के बीच काइसल खुद को कोस रहा था कि वो किसी की रक्षा नहीं कर सका। फ्रे उसके पास बैठ गया और अपने हीलिंग मैजिक से उसके घाव भरने की कोशिश करने लगा। तभी वहां दो नए चेहरे आए, एक चीयरफुल लड़की क्लियो जो खुद को मैजिशियन बताती है और उसका पार्टनर रॉय जो उसका बॉडीगार्ड था। क्लियो स्माइल करते हुए कहती है कि उन्हें डोमिनिक्स नाम के व्यक्ति ने काइसल और फ्रे को ढूंढने के लिए भेजा है। डोमिनिक्स? ये सुनते ही दोनों चौंक गए। ये वही बूढ़ा विजार्ड था जो कभी ऑर्फनेज में उनसे मिलने आया था। क्लियो ने बताया कि डोमिनिक्स असल में एक ग्रेट सेज हैं और उन्होंने उन्हें सेज टावर में बुलाया है, जहां सिर्फ चुने हुए लोग ही जा सकते हैं। फिर क्लियो ने एक मंत्र बोला और देखते ही देखते आकाश से एक विशाल टावर उठ खड़ा हो गया। काइसल और फ्रे उस नजारे को देखकर लिटरली स्टन्ड रह गए। क्लियो और रॉय के साथ वो टावर में दाखिल हुए, जहां उनकी मुलाकात फिर से डोमिनिक्स से हुई। डोमिनिक्स बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे सालों पहले दिखे थे। उन्होंने अपनी असली पहचान बताई और कहा कि वो हमेशा से उन पर नजर रख रहे थे। फिर वो उन्हें एक कमरे में लेकर गए और वहां काइसल ने देखा क्लॉस जख्मी हालत में बिस्तर पर पड़ा है, लेकिन जिंदा है। काइसल की आंखों में उम्मीद लौट आई। डोमिनिक्स ने बताया कि क्लियो और रॉय ने डिमोनिक एक्टिविटी को महसूस किया और मदद के लिए दौड़े, लेकिन जब वे पहुंचे तो क्लॉस ही अकेला सर्वाइवर था। कुछ देर बाद क्लॉस को होश आया। वो काइसल और फ्रे को देखकर शॉक्ड था। उन्होंने सब एक दूसरे से बात की, सब कुछ बताया। क्लॉस ने ये कंफर्म कर दिया कि ग्रांड अभी भी जिंदा है और वो वापस कैसल चली गई थी रिपोर्ट देने। काइसल ने फिर उस महिला डीमन के बारे में बताया, लेकिन क्लॉस ने कहा कि उसकी टीम ने तो बस स्केलेटल डीमन से ही लड़ाई की थी, जिसका मतलब साफ था कि वो महिला राक्षस किसी और फैक्शन की थी। थोड़ी देर बाद जब क्लॉस रेस्ट कर रहा था, क्लियो और फ्रे अकेले बात कर रहे थे। क्लियो ने बताया कि वो भी एक ऑर्फन है जिसे डोमिनिक्स ने पाला है। शायद इसी वजह से दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बन गया और जल्द ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। रात ढलने के बाद फ्रे ने काइसल को अकेले बैठे पाया। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। काइसल ने अपने पास्ट के जख्म खोले। उसने बताया कि कैसे उसकी मां ने एक राक्षस के हमले से उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। वो मेमोरी उसे हमेशा हॉन्ट करती और शायद यही रीजन था कि वो खुद को और मजबूत बनाना चाहता था ताकि वो अपने प्रियजनों की रक्षा कर सके। लेकिन रियलिटी बहुत ब्रूटल थी। उसे महसूस हुआ कि वो अब भी पावरलेस है। इसी बीच ओरवेलिया में ब्लैक एज वापस लौट चुका था। उन्होंने रॉयल कोर्ट में एक डीमन का कटा हुआ सिर पेश किया और पूरे दरबार में डर का माहौल छा गया। लॉर्ड एल्मोराहिम ने इस मौके का फायदा उठाया और कहा कि अब वक्त आ गया है कि सारी रेसेस मिलकर डीमंस के खिलाफ खड़ी हों, ठीक वैसे ही जैसे महान राजा काइल ने 100 साल पहले किया था। लेकिन फिर पर्दे के पीछे की सच्चाई सामने आई। मुरहम और राहिद दोनों ही रॉयल काउंसिल की कावर्डाइज पर हंस रहे थे। मुरहम ने अपनी असली एम्बिशन बताई। वो वर्तमान चांसलर को हटाकर खुद सत्ता हासिल करना चाहता था और उसने ब्लैक एज को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करने का इरादा जताया। उसने कहा, अगर प्लान कामयाब हुआ तो तुम सबको धन और सम्मान मिलेगा। वापस सेजिस टावर में क्लाउस अपनी चोटों के बावजूद दृढ़ था। उसने कसम खाई कि वो फिर से ओरवेलिया लौटेगा और अपने साथियों का बदला लेगा। लेकिन हालात अब और कॉम्प्लेक्स होने वाले थे। डोमिनिक्स ने केसल और फ्रे को बुलाया और एक शॉकिंग ट्रूथ बताया। उसने स्वीकार किया कि उसी ने केसल की मां से उसके पिता की पहचान छिपाने को कहा था। फिर डोमिनिक्स ने वो राज खोला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। केसल असल में राजा काइल का बेटा था, वही महान नायक जिसने 100 साल पहले इविल किंग एंगमंड से लड़ाई की थी। इसका मतलब था कि केसल ही वो इकलौते व्यक्ति हैं जो होली स्वॉर्ड इया के राइटफुल हेयर बन सकते हैं। केसल ने यह सुनकर गुस्से में इनकार कर दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि राजा काइल तो एक सदी पहले हुए थे और उसकी मां की मौत भी बहुत पहले हो चुकी थी। उसे ये सब बस एक झूठ लगा। लेकिन डोमिनिक्स शांत था। उसने कहा, मुझे पता है तुम क्या महसूस कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें सब समझाऊंगा।
और फिर टावर ऑफ सेज के अंदर डोमिनिक्स ने राजा काइल के समय की पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ ब्लैक एज का एक सदस्य टैम खाना लेकर लौटती है और बताती है कि जब उसने लॉर्ड मोरहम का नाम लिया तो दुकानदार का बिहेवियर अचानक बदल गया। उनकी बात धीरे धीरे अतीत की ओर मुड़ जाती है, उस समय की जब 100 साल पहले डार्क एल्व्स भी शहरों में आज़ादी से रह सकते थे। और शायद यहीं से ये कहानी एक और गहरी परत में जाने वाली थी। इलिया नाम की एक औरत जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। उसका नाम लेते ही आज भी राहित का चेहरा गुस्से से भर जाता है, लेकिन सच्चाई ये थी कि इलिया ही वो असली वजह थी जिसकी वजह से उसके जैसे लोग इतने सालों से नफरत और तकलीफ झेल रहे थे। अब कहानी फिर से डोमिनिक्स की तरफ लौटती है। वो केसल और बाकी सबको 100 साल पहले की उस दुनिया में ले जाता है जब काइल सिर्फ एक जवान राजकुमार था, एक ऐसा प्रिंस जो हर चीज जानना चाहता था, लोगों की जिंदगी, उनके दर्द, उनकी खुशियां। वो अक्सर रॉयल पैलेस से छुपकर बाहर निकल जाता ताकि वो अपनी प्रजा की असली जिंदगी देख सके। उसकी सौतीली बहन इलिया हमेशा उसे रोकती, काइल ये खतरनाक है, तुम राजा के वारिस हो। लेकिन काइल का जवाब साफ था, अगर मैं अपनी प्रजा की जिंदगी नहीं समझ पाया तो मैं कभी सच्चा राजा नहीं बन पाऊंगा। उसका सपना था एक ऐसा रूलर बनने का जो अपने लोगों की रक्षा करे और उन्हें खुशियां दे सके। इलिया उसे लेकर परेशान रहती थी, मगर दिल से वो भाई के आइडियलिज्म से बहुत इंस्पायर्ड थी। उसने वादा किया कि जब वो राजा बनेगा तो वो अपनी मैजिकल नॉलेज से उसकी मदद करेगी। उसके काइल के इन्हीं दिनों में उसकी मुलाकात हुई अर्लेट से, जो बाद में कसल की माँ बनी। दोनों का प्यार सच्चा था, लेकिन दुनिया ने उसे बर्दाश्त नहीं किया। राजा और उसके मंत्रियों को ये रिश्ता एक राजनीतिक खतरा लगा और उन्होंने दोनों को जबरन अलग कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि असली तबाही तो उसके बाद शुरू हुई। धीरे धीरे राक्षस यानी डीमंस इस दुनिया में प्रकट होने लगे, गांव जलने लगे, कस्बे बर्बाद हो गए। और तभी किंग मेडियन 1 यानी काइल के पिता की अचानक मौत हो गई। काइल को मजबूरन सिंहासन संभालना पड़ा। राजा बनते ही उसने अपनी सेना इकट्ठी की और एल्व्स की लोरिन और ओक्स के आयातुल्ला से गठबंधन किया ताकि वो राक्षसों से मिलकर लड़ सके। राजा काइल की बहादुरी और बुद्धि से सभी जातियां एकजुट हो गईं, लेकिन शत्रु बहुत शक्तिशाली था। एक लड़ाई में काइल बुरी तरह घायल हो गया और जब वो अर्लेट को एक छोटे आश्रम में मिली तो उसे पता चला कि वो उसके बेटे को जन्म देने वाली है, कसल। उस पल उसे अपने भीतर नई ताकत मिली, लड़ने की, जीने की, सबकी रक्षा करने की। उसी समय देवी लुआ उसके सामने प्रकट हुई और उसे दी पवित्र तलवार इया, जो अकेली वेपन थी केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग डार्क लॉर्ड एंगमंड। देवी ने एक प्रोफेसी भी दी कि जब लाल वलय चांद को घेर लेगा, डार्क लॉर्ड फिर से लौट आएगा। काइल ने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया, जबकि इलिया ने खुद को पूरी तरह रिसर्च में झोंक दिया। वो मैजिकल टेक्नोलॉजी के जरिए अपने भाई की मदद करना चाहती थी, लेकिन इतिहास ने उस प्रयास को पूरी तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जैसे उसने किसी फॉल्स होली स्वॉर्ड बनाने की कोशिश की हो, जो देवी के खिलाफ एक गुनाह था। फिर आया वो मनहूस दिन। आसमान में लाल रिंग बन चुका था, रात का सूरज चांद से मिल चुका था। एक जादूगर माल्डक ने फॉरबिडन मैजिक से एक इंटरडायमेंशनल रिफ्ट खोला और डार्क लॉर्ड एंगमंड को बुला लिया। काइल ने अपनी होली स्वॉर्ड इया संभाली और अपने साथियों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ा। उधर इलिया अपने भाई को वार्न करने दौड़ी, मगर रास्ते में डीमंस ने उस पर हमला कर दिया और वहीं उसकी जान चली गई। वो अपने भाई से आखिरी बार भी नहीं मिल पाई। अंतिम युद्ध इतना भयानक था कि उसकी कल्पना भी मुश्किल है। जब धूल बैठी, ना काइल बचा ना एंगमंड, बस पीछे रह गई वो पवित्र तलवार इया। उसके बाद धीरे धीरे डीमंस गायब होने लगे और दुनिया में फिर से शांति लौट आई। पर किसी को ये नहीं पता चला कि राजा काइल आखिर गया कहाँ, और माल्डक वो बच निकला। इलिया पर मरणोपरांत मुकदमा चलाया गया और उसे देवी की निंदा करने की सजा दी गई। उसके पूरे परिवार सहित डार्क एल्व्स पर अत्याचार शुरू हो गए। सदियों की नफरत ने राहित जैसे एल्व्स के दिलों में जहर भर दिया। उनके लिए ये साफ था कि अतीत बदला नहीं जा सकता, पर ओरवेलिया का खून एक दिन जरूर चुकाया जाएगा। पूरी कहानी सुनने के बाद केसल ने कांपती हुई आवाज में पूछा, मेरी माँ का क्या हुआ? डोमिनिक्स ने गहरी सांस ली और सच उगल दिया। असल में उन्हें डर था कि डार्क लॉर्ड एंगमंड फिर से लौट सकता है, इसलिए उन्होंने अर्लेट, जो उस वक्त केसल के साथ गर्भवती थी, एक मैजिकल स्लंबर में डाल दिया। सालों बीत गए और 100 साल बाद अर्लेट फिर से जागी, केसल को जन्म दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद गांव पर राक्षसों ने हमला कर दिया और उसकी जान चली गई। डोमिनिक्स ने केसल को एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया और तब से वो उस पर नजर रखता रहा था, दूर से, चुपचाप। अब जब लाल वलय फिर से बनने वाला था और चारों तरफ दैत्य सक्रिय हो रहे थे, सबको समझ आ गया था कि डार्क लॉर्ड की वापसी करीब है।
केसल अब भी डरा हुआ था, कंफ्यूज्ड था, पर उसके अंदर एक चीज साफ थी, मुझे शक्ति चाहिए, मुझे वो तलवार चाहिए ताकि मैं किसी अपने को खो ना दूं। उसने डोमिनिक से पूछा, यह कैसे हासिल होगी? डोमिनिक्स ने कहा, पहला कदम है इलीडा फॉरेस्ट जाना। वहाँ लोरिन, जो एक महान ऋषि और तुम्हारे पिता के साथी थे, तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। डोमिनिक्स खुद टावर ऑफ सेज से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए उसने क्लियो और रॉय को केसल और फ्रे के साथ भेजा। क्लियो तो प्रैक्टिकली उछल पड़ी। फाइनली कुछ एडवेंचर मिलेगा, उस बोरिंग टावर से छुटकारा। केसल ने रवाना होने से पहले क्लाउस से मुलाकात की, जिसने सब कुछ सुनकर शॉक में आ गया, पर अपने दोस्त के फैसले का पूरा सपोर्ट किया। उसने कहा, जब तक तुम वहां हो मैं ओरवेलिया की रक्षा करूंगा। और यहीं से केसल की नई जर्नी शुरू होती है, अपनी असली पहचान जानने और सबकी रक्षा करने की ताकत हासिल करने की। फ्रे, क्लियो और रॉय के साथ वो इलीडा फॉरेस्ट की ओर निकल पड़ा। जंगल में दाखिल होते ही क्लियो ने मजाक में कहा, सीरियसली ये तुम्हारा लेजेंडरी फॉरेस्ट है? मैं तो किसी ग्रैंड जगह की उम्मीद कर रही थी। वो क्लियरली डिसअपॉइंटेड थी और उसे अभी भी यकीन नहीं था कि केसल जैसा आम लड़का किंग काइल का बेटा हो सकता है। फ्रे ने काम होकर कहा, शायद हमें खुद लुआ ने यहाँ भेजा है। उनकी बातें चल ही रही थीं कि अचानक हवा भारी हो गई। कई डीमंस उन पर टूट पड़े। रॉय ने बिजली जैसी स्पीड में उन्हें काट डाला, लेकिन इससे पहले कि वो सांस लेते एक और लहर आ गई। हालात बिगड़ने ही वाले थे, तभी एक वुमन आर्चर प्रकट हुई। एक ही तीर से उसने सारे डीमंस खत्म कर दिए। वो धीरे धीरे उनके पास आई। उसका चेहरा शांत मगर आंखों में सटीकता थी। उसने कहा, मैं सेलिने हूँ, मेरी गुरु लोरिन ने तुम्हारा इंतजार करने को कहा था। सब स्टंड थे। सेलिने ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे तुम्हें अकेले ले जाने का आदेश है। क्लियो तुरंत भड़क गई, एक्सक्यूज मी, अकेले क्यों? लेकिन केसल ने सिर हिला दिया और कहा, लेट्स जस्ट गो। जैसे ही वे गहराई में गए, हवा और ठंडी और माहौल और ज्यादा होस्टाइल होता चला गया। उनके चारों ओर एल्स की छिपी हुई आवाजें फुसफुसा रही थीं। इंसान, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वो लोग इंसानों को करप्टेड क्रीचर्स कह रहे थे और उन्हें तुरंत वहां से जाने की वार्निंग दे रहे थे। क्लियो का गुस्सा एकदम भड़क गया। वो जवाब देना चाहती थी, पर काइसल ने शांत रह के कहा, हम आउटसाइडर्स हैं, अननेसेसरी ट्रबल नहीं चाहिए, बस जल्दी से मास्टर लॉरेन तक पहुंचना है। टीम आगे बढ़ी, लेकिन अचानक सेलिन गायब हो गई। सब हैरान रह गए। कुछ ही देर में उन्हें एहसास हुआ कि वो एक डेड एंड पर पहुंच गए हैं। तभी रॉय को याद आया, एलाडोरा फॉरेस्ट को लॉस्ट फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एक ऐसा जंगल जहां एल्स और ट्रिएंट्स इंट्रूडर्स को गुमराह कर देते हैं ताकि कोई भी उनका सीक्रेट एरिया ना ढूंढ पाए। उधर सेलिन खुद को ट्रिएंट से घिरी हुई पाती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, बल्कि उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। सेलिन ने धीरे से कहा, मुझे पता है तुम इंसानों पर भरोसा नहीं करते। सच कहूं तो कभी कभी मैं खुद भी नहीं करती, लेकिन ये मेरे मास्टर लॉरेन की इच्छा है। उसकी बात सुनकर ट्रिएंट्स थोड़े शांत हो गए, लेकिन हवा में अब भी डिस्ट्रस्ट साफ महसूस हो रहा था। फ्रे ने धीरे से स्टेप आगे बढ़ा के कहा, प्लीज़ हमें बस आगे जाने दो, हम तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। इतने में एक छोटा प्यारा ट्रिएंट उनके सामने आ गया, टाइनी ब्रांचेस वाले छोटे बच्चे जैसा। वो धीरे से हाथ हिलाकर उन्हें पीछे आने का इशारा करता है। टीम को थोड़ा हेजिटेशन हुआ, पर उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। थोड़ी देर बाद वो सेलिन से मिले, जिसने बताया कि उस नन्हे ट्रिएंट का नाम नेचा है। उसने सबको साफ चेतावनी दी, किसी ने भी इसे हर्ट करने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। रात हो चुकी थी, इसलिए सबने वहीं कैंप लगाने और आराम करने का फैसला किया। पर उस रात काइसल ने सबको शॉक दे दिया। उसने एक बेहद जहरीला दिखने वाला मशरूम उठाया और बिना सोचे खा लिया। सब हैरान रह गए, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, रिलैक्स, टेस्ट तो सरप्राइजिंगली अच्छा है। धीरे धीरे काइसल और नेचा, जिसे क्लियो प्यार से चिपाई कहने लगी, के बीच एक दोस्ती पनपने लगी। वो दोनों साथ खेलते, ब्रांचेस से तलवारबाजी करते और छोटी छोटी बातें शेयर करते। काइसल ने नेचा को ब्रांच को स्वॉर्ड की तरह पकड़ना सिखाया। सेलिन दूर से देख रही थी और उसके मन में पहली बार डाउट उठा, क्या इंसान सच में उतने बुरे हैं जितना मैं सोचती थी। दूसरी ओर फ्रे, क्लियो और रॉय कैंप फायर के पास बैठे सेक्रेट स्वॉर्ड या के चर्चा कर रहे थे। रॉय ने कहा, किंग काइल को डेस्टिनी ने चुना था, लेकिन काइसल को खुद मेहनत करनी होगी ताकत के लिए। उन्होंने ये भी सोचा कि सेक्रेट स्वॉर्ड की असली पावर क्या है और डार्क लॉर्ड एंगमंड की वापसी के पीछे असल कारण क्या हो सकता है। क्लियो बोली, इतिहास में सेक्रेट स्वॉर्ड और एंगमंड सिर्फ एक बार ही प्रकट हुए थे। रॉय ने जवाब दिया, शायद 100 साल पहले हीरोज ने डार्क लॉर्ड को उनकी दुनिया में पूरी तरह प्रवेश करने से पहले ही रोक दिया था, और अब हमारी ड्यूटी है काइसल को तैयार करना। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई जिसने सबको जगा दिया।
उन्होंने देखा एक जाइगेंटिक ट्रीएंट पर किसी डार्क मॉन्स्टर ने कब्जा कर लिया था। वो अनकंट्रोलेबली रेज में था और चारों तरफ तबाही मचा रहा था। सेलिन ने चौंक कर कहा, यहाँ कोई डिमोनिक एनर्जी है, इसने ट्रीएंट को करप्ट कर दिया है। अराजकता के बीच उस मॉन्स्टर ने चिभाई को पकड़ लिया। क्लियो डर गई क्योंकि वो फायर मैजिक नहीं चला सकती थी, क्योंकि चिभाई को चोट लग सकती थी। सब असहाय खड़े थे। तभी जब चिभाई ऑलमोस्ट क्रश होने वाला था, काइसल दौड़ा और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन थॉर्नी वाइन्स ने उसे पकड़ लिया। मॉन्स्टर ने उसे निगलने के लिए अपना मुंह खोला, पर तभी चिबाई ने अपनी छोटी सी ब्रांच स्वॉर्ड को उठाया और पूरे जोर से मॉन्स्टर की तरफ फेंक दी। वो काइसल की जिंदगी बचाने वाला पल था, लेकिन उसी पल मॉन्स्टर ने पलटकर काइसल की आंखों के सामने चिबाई को मार दिया। उस दृश्य ने काइसल के अंदर की आग जला दी। वो टूट गया और रेज में भरकर मॉन्स्टर पर टूट पड़ा। वो तब तक वार करता रहा जब तक कि उसकी तलवार खून से टपकने नहीं लगी। फ्रे और सीलिन चिल्लाते रहे, काइसल बस करो, पर वो सुन नहीं रहा था। वो बस उस बेजान दरी पर वार करता जा रहा था, अपने गुस्से में डूबा हुआ। आखिरकार वो गिर पड़ा, एग्जॉस्टेड, शैटर्ड। तभी हवा में मास्टर लॉरेन की आवाज गूंजी, सेलिन, क्या यही वो है जो सेक्रेट स्वॉर्ड का हकदार है? लॉरेन प्रकट हुई। पूरा जंगल उनकी उपस्थिति को महसूस किया। उन्होंने कहा, एलोडोरा अब करप्शन से मुक्त है। काइसल, तुमने ये कर दिखाया। लॉरेन ने आगे बढ़कर काइसल के कंधे पर हाथ रखा। जिनसे तुम प्यार करते हो वो कभी पूरी तरह खोते नहीं। नेचा भी वापस आएगा, किसी नई रूप में। उसने समझाया कि लाइफ एंड डेथ एक साइकिल है और हर अंत एक नई शुरुआत है। काइसल ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं सेक्रेट स्वॉर्ड या की सील तोड़ना चाहता हूँ। लॉरेन रुकी। उस तलवार की पावर अनइमेजिनेबल है। अगर तुम्हारा दिल प्योर नहीं हुआ तो ये शक्ति तुम्हें ही निगल जाएगी। पर काइसल नहीं रुका। उसकी आंखों में अब डिटर्मिनेशन था। मैं खतरा जानता हूँ, लेकिन अगर मुझे अपने प्रियजनों की रक्षा करनी है तो मुझे ये शक्ति चाहिए। लॉरेन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, आज नहीं, पहले आराम करो, कल सुबह तुम अपना टेस्ट फिर से शुरू करोगे। उस रात फ्रे ने लॉरेन से एक रिक्वेस्ट की, हम नेचा को वहीं दफनाना चाहते हैं जहां वो रहना पसंद करता था। सेलिन उन्हें एक ओपन मैडो में ले गई। सभी ने उस नन्हे दोस्त को विदाई दी और फ्रे ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी याद हमेशा हमारे साथ रहेगी छोटे योद्धा। बाद में लॉरेन ने सेलिन से अकेले में पूछा, अब बताओ, काइसल इस शक्ति का हकदार है या नहीं? सेलिन ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मैं नहीं जानती, मैंने उसे अभी तक पूरी तरह समझा नहीं है, लेकिन उसके मन में एक हलचल थी। उसने देखा था काइसल का क्रोध, उसका दुख और उसकी इंसानियत। उसी पल सेलिन ने देखा कि केल अब की अपने अंदर की कमजोरी को लेकर खुद को दोष दे रहा था। वो मानता था कि उसने अपने गुस्से को खुद पर हावी होने दिया था और जो भी जीत उसने हासिल की वो बस किस्मत का खेल था। उसे महसूस हुआ कि उसने एक ऐसी ताकत का इस्तेमाल किया था जिसे वो खुद समझ भी नहीं पाया था, एक ऐसी पावर जिसे उसने कभी चाहा ही नहीं था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। जिस जगह पर उन्होंने नेचा को दफनाया था, वहीं जमीन से एक छोटा सा पौधा उगने लगा। एक नया जीवन, एक नया संकेत की उम्मीद अभी बाकी है। ये नज़ारा देखकर केल की आंखों में फिर से वो डिटर्मिनेशन जल उठा। उसके अंदर फिर से वो एनर्जी भर गई और उसने खुद से वादा किया कि अब वो पहले से ज़्यादा मजबूत बनेगा। अगले ही दिन सेलिन ने अपनी आखिरी बात लोरेन को बताई। शुरू में वो हिचकिचाई थी, इंसानों के प्रति उसका गुस्सा और अविश्वास अब भी था, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि केल बाकियों जैसा नहीं था। वो उन सेल्फिश और क्रूअल ह्यूमंस में से नहीं था जिन्हें वो अब तक जानती आई थी। हाँ, उसे अब भी डर था उस अनकंट्रोलेबल रेट से जो केल के अंदर नेचा की मौत के बाद फूट पड़ा था, लेकिन साथ ही उसे भरोसा था कि केल अब समझ चुका है कि असली ताकत उस गुस्से में नहीं बल्कि उसे काबू करने में है। इसलिए सेलिन ने लॉरेन को साफ साफ कहा कि केल इस तलवार का हकदार है और मुझे यकीन है कि नेचा भी यही कहती। सेलिन और बाकी सभी के सपोर्ट से केल फिर से लॉरेन के सामने खड़ा हुआ। क्लियो ने आत्मविश्वास से कहा कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो अपने जादू से सब संभाल लेगी। लॉरेन ने जब उनकी यूनिटी देखी तो उसे महसूस हुआ कि केल के पास भी वही चीज़ है जो कभी किंग काइल के पास थी, भरोसेमंद साथी। उसने लॉरेन को समझाया कि जब लक्ष्य एक ही हो तो नस्ल या जाति का फर्क कोई मायने नहीं रखता। फिर शुरू हुआ वो मोमेंट जिसका सबको इंतजार था। लॉरेन ने एक एंशिएंट रिचुअल शुरू किया। उसने होली सोर्ड पर लगी मुहर के एक हिस्सा हटाया और तभी केल के शरीर में एक अजीब सी एनर्जी दौड़ गई। बाहर से कुछ नहीं बदला, लेकिन लॉरेन ने मुस्कुराते हुए कहा कि जल्द ही तुम अपने अंदर इस शक्ति को महसूस करोगे। उसने बताया कि अभी भी 2 सील्स बाकी हैं, एक पाउंड पोग्रिया पर ऑर्क लीडर अतोल्हा के पास और दूसरी विंडलैंड की बर्फीली पहाड़ियों में पावेल के पास। लेकिन जैसे ही पहली मोहर टूटी कुछ भयानक हुआ। वो दैनवी कीड़े जिन्हें सबने मरा समझा था, अचानक फिर से जिंदा हो उठे और हमला कर दिया। लॉरेन ने बताया कि कुछ मॉन्स्टर्स अपनी मौत के बाद बीज छोड़ जाते हैं ताकि वो फिर से जन्म ले सकें।
लेकिन इस बार केल पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में शांति थी लेकिन दिल में जबरदस्त पावर। उसने सटीक वार किए, काम रहते हुए लड़ाई खत्म की और आखिरकार उस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए मिटा दिया। उसने चीबाई की मौत का बदला ले लिया। जाते जाते लोरेन ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तुम्हारे पास कई साथी हैं और यही बंधन तुम्हारी असली ताकत बनेगा। सेलिन ने सिर झुका के कहा कि अब उसे केल और उसके दोस्तों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने मिलकर एलिडोरा जंगल और अपने प्यारे दोस्त चीबाई को आखिरी अलविदा कहा। लेकिन वहीं राजधानी में लॉर्ड मॉरहम अपनी चालें चल रहा था। उसने दरबार की डरपोक राजनीति का फायदा उठाकर ब्लैक एज यूनिट को सबसे आगे भेज दिया ताकि वो राहित के नाम पर उपलब्धियां हासिल कर सके और असली शूरवीरों की सेना को कमज़ोर कर दे। ये सब उसकी सत्ता की भूख का हिस्सा था। इस बीच केल और उसका दल माउंट ओग्रिया की ओर बढ़ निकले। रास्ते में उन्होंने कई गांवों कस्बों में रुककर आराम किया और जानकारी जुटाई। रास्ते में क्लियो ने मजाक में कहा कि अगर हालात थोड़े अलग होते तो तुम प्रिंस होते। केल मुस्कुराया और बोला, मुझे बस केल रहना पसंद है। लेकिन कहानी यहीं शांत नहीं रहती। एक बार फिर वो रहस्यमयी दैनवी सामने आई, इस बार अकेले, बस मज़े के लिए। लड़ाई छिड़ गई और केल ने जैसे ही होली सोर्ड का वार किया उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर से वही डिवाइन पावर बह रही है। क्लियो ने जोर से चिल्ला के कहा कि वो किन काइल का बेटा है। ये सुनकर राक्षसी रुक गई, हैरान हुई लेकिन डरी नहीं। उसने केल की ओर देखा और बोली, तो तुम भी लुआ के श्राप का गुलाम बनना चाहते हो? और अचानक गायब हो गई, केल को गहरी उलझन में छोड़कर। आने वाले दिनों में केल का दल माउंट ओग्रिया की ओर चलता रहा और आखिरकार एक बस्लिंग टाउन में पहुंच गया। क्लियो ने तुरंत कहा कि गाइस, हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए, चलो साइट सीइंग और फूड टूर करते हैं। सब पहले तो मना करते रहे पर फिर मान गए। उन्होंने एक आरामदायक सराय ली और शहर के माहौल में खो गए। लेकिन खुशियां ज़्यादा देर नहीं टिकती। क्लियो ने सारे पैसे उड़ा दिए। अब सबको फिर से बाहर सोने की नौबत आ गई। क्लियो बोली, चिल गाइस, हम काम ढूंढते हैं और पैसे कमा लेते हैं। और सच में उन्हें एक रेस्टोरेंट मिल गया जहां उन्हें काम और रहने की जगह दोनों मिली। सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली। फ्रे ग्राहकों की सर्विस संभाल रही थी, क्लियो और रॉय रसोई में थे और केल अब भी उस डीमन की बातों को लेकर परेशान था। वो सोचता रहा कि आखिर होली सोर्ड को कोई कर्ज कैसे कह सकता है। इसी बीच क्लियो ने थोड़ी शो ऑफ करने की कोशिश की और अपने मैजिक से सबका मूड हल्का करने लगी। लेकिन अचानक एक स्पार्क निकली और छोटी सी आग लग गई। आग बुझ तो गई मगर क्लियो गिल्ट में डूब गई। उस रात रॉय ने बताया कि ये पहली बार नहीं था। उसने टॉवर ऑफ सेजेस की एक पूरी बिल्डिंग उड़ा दी थी। रॉय ने कहा, क्लियो में टैलेंट बहुत है लेकिन उसे दुनिया का एक्सपीरियंस नहीं है। डोमिनिक्स हमेशा कहता था कि उसे खुद अपनी राह ढूंढनी होगी। फ्रे ने यह सुना और क्लियो के पास जाकर उसे दिलासा दिया। क्लियो ने धीमे से कहा, मुझे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं, बस उनके वो शब्द याद हैं, जितनी ज़्यादा शक्ति उतना ही ज़्यादा दर्द। फ्रे ने मुस्कुरा के कहा, यही जादू तुम्हें तुम्हारी माँ से जोड़ता है। जब तुम बड़ी होगी तब इन शब्दों का मतलब खुद समझ जाओगी। अगली सुबह जब सब उठे तो रॉय गायब था। बस एक छोटा सा नोट छोड़ा था, मैं पैसे कमाने गया हूँ। उसी वक्त क्लियो को शहर के बाहर एक जगह नौकरी मिल गई, मैडम वुल्फ्स टैवर्न। सब वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो जगह पुरानी और वीरान थी। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर और सन्नाटा। मैडम वुल्फ, एक बूढ़ी, सख्त और थोड़ी चिड़चिड़ी औरत, ने उन्हें देखते ही ढेर सारा काम सौंप दिया। क्लियो की आदत के मुताबिक बहस हुई पर आखिर उसे झुकना पड़ा। दिन भर के काम के बाद मैडम वुल्फ ने उन्हें शानदार खाना दिया और कहा कि ये जगह कभी बहुत समृद्ध थी, लेकिन 30 साल पहले युद्ध की आग ने सब राख कर दिया। जब क्लियो ने अपनी आग के जादू से मदद करने की पेशकश की तो मैडम वुल्फ ने तुरंत रोका। मत करो बच्ची, यहाँ की ज़मीन अभी भी उस आग की यादें समेटे हुए हैं। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि क्लियो, केल और बाकी सबको अंदाज़ा नहीं था कि उस रात वो जिस जगह पर सोने वाले हैं वहाँ पर कुछ ऐसा छिपा है जो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उस दिन मैडम वुल्फ की आंखों में वो आग अब भी जल रही थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी निगल ली थी। उसने धीमे से कहा, उस वक्त सब कुछ जलकर खाक हो गया था, मेरा घर, मेरा परिवार, सब। चारों तरफ जो चट्टानें दिख रही थी वो असल में कब्र थी, उन लोगों की जो कभी उस शहर में रहते थे। वो बोली, मैं आग की ताकत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहले भी एक जादूगर ने हमें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसी कोशिश ने और बड़ी तबाही ला दी थी। ये बात क्लियो के दिल में गहराई तक उतर गई। उसे अपनी माँ के शब्द याद आए, जितनी बड़ी ताकत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। उसी पल क्लियो को समझ आया कि वो बात सिर्फ सलाह नहीं, एक चेतावनी थी। लेकिन तभी अचानक जमीन हिलने लगी और राक्षसों का झुंड रेस्टोरेंट पर टूट पड़ा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। सब हथियार उठाकर तैयार हो गए मैडम वुल्फ को बचाने के लिए। क्लियो भीतर से डर और गुस्से के बीच फंसी थी। वो अपने आग वाले जादू से डरती भी थी पर खुद को रोक नहीं पाई। और फिर उसके हाथ से एक जलती हुई लपट ने सब कुछ रोशन कर दिया। मैडम वुल्फ चिल्लाई, रुको, अतीत की यादों में मत खो, अब तुम्हारे सामने जो है वही सच्चाई है, अपने दोस्तों की रक्षा करो।
यह सुनते ही क्लियो जैसे नींद से जाग गई। उसे एहसास हुआ कि उसका जादू डरने की चीज़ नहीं है, ये तो उसकी ताकत है जो उन लोगों की रक्षा कर सकती है जिनसे वो प्यार करती है। उसने पूरे दिल से आग का गोला छोड़ा और एक झटके में सारे राक्षस राख में बदल गए। लड़ाई खत्म हुई, धुआं छटने लगा और तभी रॉय वापस लौटा, पैसों से भरा बड़ा सा थैला लेकर। क्लियो से देखकर हैरान और थोड़ा गुस्सा दोनों हुई, पर उस दिन के बाद वो बदल चुकी थी। अब वो आधी अधूरी नहीं थी, वो जान चुकी थी कि ताकत का मतलब बस लड़ना नहीं बल्कि सही वजह के लिए खड़ा होना है। उधर ऑरविलिया की राजधानी में राहित और लॉर्ड मोहम की प्लानिंग पूरी रफ्तार पर थी। ब्लैक एज मर्सिनरीज अब लगातार जीत रहे थे, मॉन्स्टर्स को मार रहे थे और हर लड़ाई के साथ उनकी रेपुटेशन बढ़ रही थी। उनका अल्टीमेट गोल साफ था, पूरे राज्य पर नियंत्रण। राजमहल में उसी वक्त प्रिंसेस स्कारलेट और चांसलर बेल ज्योतिषी ओफिलिया की भविष्यवाणी सुन रहे थे। ओफिलिया ने कहा, अंधकार की देवी ली का दिन आने वाला है। जब सूर्य और चांद एक लाइन में होंगे तब डार्क लॉर्ड अंगमंड फिर से लौटेगा। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए, क्योंकि अब ऑरविलिया के पास ना तो होली स्वॉर्ड एया थी, ना किंग काइल, और मौजूदा राजा बीमारी से जूझ रहा था। फिर भी स्कारलेट ने दृढ़ होकर कहा, चाहे हालात कैसे भी हों, ऑरविलिया के नाइट्स पीछे नहीं हटेंगे। थोड़े समय बाद बेल ने राहित और प्रिंसेस की मुलाकात करवाई। राहित को शूरवीरों के साथ जोड़ने का ऑफर मिला और उसने मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। ब्लैक एज के साथ ही इस बात से बेहद खुश थे, लेकिन राहित के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने कहा, हमारा असली मिशन ये नहीं है कि हमें सम्मान मिले, हमारा मिशन है ऑरविलिया को भीतर से तोड़ना। अगले दिन की काउंसिल मीटिंग में प्रिंसेस स्कारलेट ने राहित को नए एलाई के रूप में इंट्रोड्यूस किया। जीरो ने तुरंत विरोध किया। डार्क एल्व्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो इलियाड के क्राइम्स की बात उठा रहा था, पर स्कारलेट ने साफ कहा, इलियाड के पाप ब्लैक एज के नहीं है और आज हमें हर उस हाथ की जरूरत है जो हमारी रक्षा कर सके। जीरो ने अहंकार में एक थैला सिक्कों का राहित के मुंह पर फेंका और बोला, इन्हें रख लो, तुम्हें शायद इनकी जरूरत होगी, गंदे चूहे। लेकिन राहित ने शांति से वो थैला उठाया, उसकी ओर वापस फेंका और बोला, राक्षसों से लड़ने का समय है, चूहों से नहीं। कमरा सन हो गया। जीरो कुछ बोल ही नहीं पाया। मीटिंग खत्म होने के बाद राहित ने राज्य की डिफेंस सिस्टम की कमजोरियों पर सवाल उठाए और बेहतर स्ट्रेटेजी सुझाई। प्रिंसेस स्कारलेट का भरोसा उस पर और बढ़ गया, लेकिन जीरो का गुस्सा पर्सनल लेवल पर था। वो अपने पिता और बाकी नोबल्स के पास जाकर ब्लैक एज के खिलाफ साजिश करने लगा। एक दिन टैम मार्केट में सामान लेने गया था। एक व्यापारी ने उसके काम की तारीफ में उसे मुफ्त रोटी दी और अगले ही पल कुछ गुंडे उस पर टूट पड़े। वो बुखार और चोटों से जूझ रहा था, लेकिन लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहा था। सौभाग्य से उसके साथी वक्त पर पहुंच गए। बाद में राहित को पता चला कि यह हमला कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं था, इसके पीछे जीरो का हाथ था। राहित ने खुद उसकी कैरेज के सामने खड़े होकर कन्फ्रंटेशन किया। जीरो का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखों में डर था जब राहित ने कहा, अगर दोबारा मेरे लोगों को छुआ तो ऑरविलिया तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। जीरो का पिता दया की भीख मांगने लगा, तब जाकर राहित ने उन्हें छोड़ा। इस घटना के बाद ब्लैक एज और रॉयल कोर्ट के बीच टेंशन और बढ़ गया। प्रिंसेस स्कारलेट ने खुद राहित से जीरो की हरकत के लिए माफी मांगी। टैम और बाकी साथी ये देखकर शॉक में थे। राजकुमारी एक मर्सिनरी से माफी मांग रही है? पर राहित ने बस इतना कहा, याद रखो, यहाँ कोई भी भरोसे लायक नहीं है। यही लोग हैं जिन्होंने हमारे परिवारों को मिटा दिया। उसकी आंखों में फिर वही आग जल रही थी। वो दिन उसे याद था जब उसने अपनी छोटी बहन रिपिन के साथ ऑरविलियंस की बेरहमी देखी थी। वो यादें ही अब बदले का फ्यूल बन चुकी थी। इसी बीच एक दूर देश में मॉलडॉक, वही सॉर्सरर जिसने 100 साल पहले अंगमंड को बुलाया था, मारिया नाम की मिस्टीरियस डिमोनिस्ट के साथ डार्क लॉर्ड की वापसी की तैयारी कर रहा था। दोनों जानते थे कि ली का दिन करीब है और मारिया का काम था होली स्वॉर्ड एया को ढूंढना। वहीं दूसरी तरफ कसेल और उसकी टीम एक वीरान इलाके से गुजर रही थी। रास्ते में क्लियो और कसेल के बीच हल्की बहस छिड़ गई। क्लियो ने उस पर फ्रे का पक्ष लेने का आरोप लगाया। रॉय ने हंसते हुए माहौल हल्का कर दिया। कुछ देर बाद वो एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां उनकी मुलाकात एलिस नाम की चुप सी लड़की से हुई, जिसकी आंखों में खालीपन था और मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। वो गांव पास के टाउन से भागे बचे लोगों का रिफ्यूज था, जिन पर डीमंस ने हमला किया था। गांव की चीफ हैंडल ने उनकी हालत बताई, टूटे घर, घायल लोग और डर हर चेहरे पर था। फ्रे ने तुरंत घायलों का इलाज शुरू कर दिया, जबकि कसेल और बाकी रिकंस्ट्रक्शन में लग गए। क्लियो ने एलिस की ओर देखा। वो लड़की कुछ नहीं बोल रही थी, बस खाली आसमान को घूर रही थी। फ्रे को ये समझ आ गया था कि लड़की के जख्म सिर्फ मैजिक से नहीं भर सकते। उसके अंदर से करुणा उमड़ी और उसने ग्रुप से कहा कि वो लोग एक दिन और इस गांव में रुक जाएं। शायद एक सेल्फिश रिक्वेस्ट थी, लेकिन उसके पीछे दया थी, प्यार था। वो पूरा दिन बच्चों के साथ बिताने लगी। कभी उनके साथ खेलती, कभी उन्हें फ्लावर्स के क्राउन्स बनाना सिखाती और कभी उन्हें पेंटिंग करना। वो कोशिश कर रही थी कि इन टूटे हुए दिलों में थोड़ा सा हैप्पीनेस और होप वापस आ जाए, उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी वॉर ने ऑलमोस्ट छीन ली थी। शुरू में एलिस बहुत शाय और गुस्सैल थी, हर बात पर डिफेंसिव हो जाती।
लेकिन धीरे धीरे फ्रे की सॉफ्टनेस और पेशेंस ने उसके दिल की दीवारें तोड़नी शुरू कर दी। एक दिन पेंटिंग करते वक्त अपनी बनाई ड्राइंग को बचाने की कोशिश में एलिस ने गलती से एक और बच्चे को चोट पहुंचा दी। फ्रे ने तुरंत हीलिंग मैजिक से उसका घाव ठीक किया और तब उसने देखा कि वो पिक्चर जिसे बचाने के लिए एलिस इतनी बेचैन थी, दरअसल उन फूलों की थी जो उसकी माँ को सबसे ज्यादा पसंद थे। यहीं से वो पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। एलिस का चेहरा उतर गया और आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में उसने कबूल किया कि उसकी माँ को मॉन्स्टर्स ने मार डाला था। उसके शब्दों में वो दर्द था जो किसी बच्चे को कभी नहीं झेलना चाहिए। एलिस के दिल के उस दर्द को भरने के लिए फ्रे को एक आइडिया आया। उसने सब बच्चों के साथ मिलकर वही फूल इकट्ठे किए और उनसे एक खास केक बनाया। उसकी मीठी स्मेल ने पूरे गांव की हवा को बदल दिया और जब सबने वो केक टेस्ट किया तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। फ्रे ने धीरे से एलिस का हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम खुद सबके लिए एक और केक बनाओ। पहले तो एलिस डर गई, लेकिन फिर उसने कोशिश की और जब वो केक तैयार हुआ तो बहुत समय बाद पहली बार उसके चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल आई। उस पल को देखकर गांव के चीफ इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फ्रे को परमानेंटली रुकने का इनविटेशन दे दिया। ये बात सबको, खासकर क्लियो को थोड़ी ऑकवर्ड लगी, लेकिन उन्हें भरोसा था कि फ्रे अपनी टीम को कभी छोड़कर नहीं जाएगी। अगले दिन जब ग्रुप निकलने की तैयारी कर रहा था, एलिस के अंदर पैनिक फैल गया। फ्रे से अलग होने के डर में उसने धोखे से उसे एक गोदाम में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। वो रोती हुई कह रही थी, प्लीज यहीं लो, मुझे फिर अकेला मत छोड़ो। जब फ्रे गायब हुई तो कैसल और बाकी लोग तुरंत सोच में लग गए। कुछ देर बाद कैसल ने एलिस को ढूंढ निकाला और अपने काम जेंटल टोन में उसे कन्विंस किया कि वो बताए फ्रे कहाँ है। फ्रे शेड के अंदर फंसी थी, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया। वो समझ गई थी कि एलिस ने ऐसा डर और लोनीनेस की वजह से किया है। लेकिन तभी बाहर से एक जोरदार गर्जना सुनाई दी। एक विशालकाय मॉन्स्टर ने कैसल और एलिस पर हमला कर दिया था। अंदर बंद फ्रे बस हेल्पलेस होकर कैसल को लड़ते हुए देख सकती थी, लेकिन जब उसने देखा कि कैसल पर जानलेवा वार होने वाला है तो उसने पूरी ताकत से वुडन वॉल तोड़ दी और अपनी मैजिक से उसे बचा लिया। कैसल ने मौका पाकर राक्षस को आखिरकार हरा दिया। लड़ाई खत्म हुई, लेकिन सब थक चुके थे। जैसे ही सब शांत हुआ, एलिस भागकर फ्रे से लिपट गई, आंसुओं में डूबी हुई, बार बार माफ करना बोल रही थी। फ्रे ने उसे प्यार से गले लगाया और सॉफ्टली कहा, अब रो मत, सब ठीक है। जाने से पहले उसने एलिस से वादा किया कि वो मजबूत बनेगी और एक दिन जब वो फिर मिलेंगे तो वो उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट केक बनाएगी। उस वादे ने एलिस के अंदर एक नई उम्मीद भर दी। आगे सफर जारी रहा। रास्ते में क्लियो और रॉय अपनी चल रही कुकी वाली बेट फिर से शुरू कर देते हैं और इस बार क्लियो को मानना पड़ा कि वो हार चुकी है। थोड़ी देर बाद उनका ग्रुप एक डेजर्टेड टाउन में पहुंचा जहां कभी मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। जगह बिल्कुल सुनी थी, लेकिन हवा में एक अजीब बेचैनी थी। रॉय को शक हुआ और तभी उनका अंदाजा सही निकला। एक आदमी जो दिखने में नॉर्मल विलेजर लग रहा था, अचानक एक अनडेड क्रिएचर में बदल गया और उन पर टूट पड़ा। रॉय ने बिना देर किए उसे खत्म किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, पूरे टाउन की डेड बॉडीज एक साथ हिलने लगी, मानो पूरा शहर जिंदा उठा हो। चारों तरफ से अनडेड की भीड़ आने लगी और ग्रुप के पास बस एक ही ऑप्शन था, भागो। काफी स्ट्रगल के बाद वो लोग एक पुराने घर में पहुंच गए जहां लाइट जल रही थी। वहां उनकी मुलाकात जॉहन नाम के आदमी से हुई। उसने बताया कि ये सारे अनडेड कभी इसी टाउन के लोग थे जिन्हें मॉन्स्टर्स ने मारा और फिर किसी डार्क एनर्जी ने कंट्रोल में ले लिया था। वो अब इंसान नहीं रहे, बस चलते फिरते शव हैं। जॉहन ही अकेला जिंदा बचा था जिसने खुद को घर में बंद कर लिया था। जब फ्रे ने बातों बातों में एलिस का नाम लिया तो जॉहन का चेहरा पलट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, एलिस, वो मेरी बेटी है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। जॉहन खुश था कि एलिस अभी भी जिंदा है, लेकिन उसने साफ कहा कि वो टाउन छोड़कर नहीं जाएगा। इस फैसले से सब कंफ्यूज हो गए। क्लियो तो सीधा गुस्से में आ गई। उस रात जब सब आराम कर रहे थे, रॉय ने समझाया कि ये अनडेड अब पूरी तरह खो चुके हैं। उनमें ना आत्मा है ना यादें, उन्हें बचाया नहीं जा सकता। ये बात फ्रे को अंदर तक हिला के रख गई। थोड़ी देर बाद कैसल ने बेसमेंट से किसी की हल्की आवाज सुनी। वो क्यूरियोसिटी में नीचे गया और दीवार से बंधे एक अनडेड को देखकर सन्न रह गया। वो थी लीसा, जॉहन की वाइफ और एलिस की माँ। सच्चाई सामने थी। कैसल और रॉय ने जॉहन को कन्फ्रंट किया और आखिरकार जॉहन टूट गया। उसने मान लिया कि मॉन्स्टर अटैक के बाद लीसा अनडेड बन गई थी, लेकिन वो उसे मार नहीं पाया। वो बस ये मानता रहा कि वो एक दिन वापस नॉर्मल हो जाएगी। रॉय ने सीधा कहा, लीसा अब मर चुकी है, कोई क्योर नहीं है। लेकिन जॉहन मानने को तैयार नहीं था। उसका दर्द और डिनाइल दोनों मिलकर उसे अंधा बना चुके थे। कैसल ये देखकर फट पड़ा। उसने जॉहन को झकझोरते हुए कहा, तेरी बेटी अभी जिंदा है, उसे तेरी जरूरत है। अगर तू ऐसे ही अतीत में फंसा रहेगा तो उसे भी खो देगा, जैसे मैंने अपनी माँ को खो दिया। कैसल की ये बात जॉहन के दिल में तीर की तरह लगी।
आंखों में आंसू लिए वो बेसमेंट में गया। लीसा को उस हेयर पिन से याद दिलाने की कोशिश की जो उसने शादी के दिन पहनी थी, लेकिन वो अनडेड बस बेकाबू होकर चिल्लाई। जोहन को आखिर समझ आ गया कि उसके सामने अब लीसा नहीं, बस एक खोखला शरीर है। रॉय ने सीधा कहा, लेट मी एंड हर सफरिंग, लेकिन जोहन ने मना कर दिया। इसी बीच उनकी आवाजें सुनकर सारे अनडेड बाहर इकट्ठे हो गए और घर को घेर लिया। फिर शुरू हुई एक भयानक लड़ाई, मौत और जीने की आखिरी जंग। जब जोहन ने एक बार फिर लीसा की डेडलेस बॉडी देखी तो उसका दिल जैसे टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन फिर भी एलिस को बचाने की उसकी इच्छा ने उसे आखिरी बार लड़ने की हिम्मत दी। उसने खुद लीसा की आत्मा को रिलीज किया, उसे उस एंडलेस सफरिंग से आजाद कर दिया, और उसी पल जोहन ने भी अपने अतीत के बोझ से खुद को मुक्त कर लिया। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, कैसल ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए बचे हुए अनडेड्स को खत्म कर दिया। तेज चमक के बीच उसने सबके सामने वादा किया, अब मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। और जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, एलिस आखिरकार अपने पिता से मिल पाई। दूसरी तरफ राजधानी ओरवेलिया में मर्सिनरी ग्रुप ब्लैक एज की रेप्यूटेशन हर जीत के साथ और बढ़ती जा रही थी। लोग जो पहले उन्हें नीची निगाह से देखते थे, अब उन्हें हीरोज की तरह मानने लगे थे। लेकिन इस रिस्पेक्ट के पीछे ब्लैक एज के दिलों में एक गहरी नफरत अभी भी जिंदा थी, खासकर राहिद और उसकी सिस्टर रिफिन के दिल में। उनके लिए ओरवेलिया के सारे नागरिक दुश्मन थे। वो मन ही मन चाहते थे कि एक दिन पूरा शहर खाक में मिल जाए। लेकिन टैम का दिल कुछ और सोच रहा था। वो अपनी हीलिंग के बाद उस स्वीट सी लड़की शीला से मिलने एक बेकरी में गया, वही लड़की जिसने पहले उसके घावों पर पट्टी बांधी थी। वहीं दूसरी तरफ रॉयल फॉरेस्ट में मिशन पूरा करने के बाद राहिद की मुलाकात क्लॉस से हुई, जो उसे कैसल और फ्री की जान बचाने के लिए थैंक्स कहने आया था। लेकिन राहिद ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ साफ मना कर दिया कि वो उसे जानता भी नहीं है। उसी वक्त रॉयल पैलेस में प्रिंसेस स्कारलेट अपने पिता की गिरती सेहत को लेकर बेहद परेशान थी। राजा, जो बीमारी से जूझ रहे थे, फिर भी काम थे। उन्होंने अपनी बेटी को चेतावनी दी, हर किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि ब्लैक एज पर भी नहीं। उनके लॉर्ड मोरिहान से संबंधों पर नजर रखना। स्कारलेट ने पिता की बात मानी तो सही, लेकिन उसे खुद भी पता था कि राइजिंग मॉन्स्टर थ्रेट को निपटना आसान नहीं होने वाला। बाद में अपनी प्लॉयल मेट डेमिया के साथ एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में स्कारलेट ने कसम खाई, मैं किंगडम की रक्षा खुद करूंगी, और डेमिया ने वादा किया, मैं तुम्हारी शील्ड बनकर रहूंगी। कुछ देर बाद स्कारलेट की मुलाकात राहिद से हुई। उसने खुलकर एडमिट किया कि रॉयल सिस्टम खुद अंदर से टूट चुका है। नोबल्स बस अपने फायदों के लिए जी रहे हैं, आम लोगों की कोई परवाह नहीं है। और उसने कहा कि वो ये सब बदलना चाहती है। स्कारलेट ने जल्दी ही नोटिस किया कि राहिद ने मैजिकल आर्मर पहना हुआ है जो उसके असली चेहरे को छिपा रहा है। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम लड़ते क्यों हो? राहिद ने बस इतना कहा, हर बार जब मैं मॉन्स्टर्स को मारता हूँ तो मेरे आसपास के रहस्य और गहराते जाते हैं। शहर की दूसरी तरफ टैम फिर शीला से मिला। उसने उसका हैंडकचीफ लौटाया और उसे डिनर पे इनवाइट किया। धीरे धीरे दो अलग वर्ल्ड्स के लोग एक दूसरे के करीब आने लगे। एक सॉफ्ट इनोसेंट कनेक्शन बनता गया। लेकिन ये बात बाकी ब्लैक एज मेंबर्स से छुप नहीं पाई। एजन ने मजाक में उससे पूछा, तू किसी ओरवेनियन लड़की से मिल रहा है क्या? और टैम ने थोड़ा नर्वस होकर सब सच बता दिया। फिर रिफिन ने उसे अकेले बुलाया। उसने सीधा कहा, हमारा मकसद सिर्फ बदला है, इसमें प्राइवेट हैप्पीनेस के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तू मेरे भाई के रास्ते में आया तो मैं तुझे मार डालूंगी। उसके लहजे में ठंडापन था, लेकिन उसके पीछे गहरा दर्द छुपा था। वो दर्द जिसने उसका सब कुछ छीन लिया था जब ऑरवेलियन सोल्जर्स ने उसके पूरे परिवार का कत्लो आम कर दिया था। यही याद उसे अपने भाई की रिवेंज जर्नी में मजबूती देती रही। कुछ देर बाद ताम ने शीला से फिर मुलाकात की और इस बार उसने सच बता दिया कि कैसे ऑरवेलियन सोल्जर्स ने उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स को उसी दिन मार दिया था जिस दिन वो पैदा हुआ था। उसने कहा, हमारे बीच एक इनविजिबल वॉल है जिसे हम कभी पार नहीं कर सकते। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और शिया बस स्टन्ड और स्पीचलेस रह गई। उधर रॉयल कोर्ट में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। फैसला हुआ कि गालोआ प्लेन्स की तरफ एक सेना भेजी जाएगी, वही जगह जहां कहा जा रहा था कि डार्क लॉर्ड का पुनर्जन्म होगा। राहिद ने खुद को इस मिशन का लीडर बनने के लिए वॉलंटियर किया। प्रपोजल स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इस पूरी बात के पीछे कुछ और बड़ा डार्क सीक्रेट छुपा हुआ था। दूसरी तरफ कैसल का ग्रुप फाइनली रेड वैली पहुंचा, वो जगह जहां ऑर्क ट्राइब्स रहते थे। कहा जाता है कि वहां की जमीन पुराने युद्धों के खून से अब भी लाल है और मरे हुए लोगों की चीखें अब की पहाड़ों में गूंजती हैं। वे ओग्रे माउंटेन्स पहुंचे, जिसे लोग रेड वैली इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ धरती लिटरली खून से लाल हो चुकी है। उनका मकसद था और चीफ्टन या थोला से मिलना, जिसके पास सीलिंग की होने की बात कही गई थी। लेकिन बहुत दूर एक अंधेरी और वीरान जगह में मैजिशियन मेल्डॉक, वही जिसने 100 साल पहले एंगमेंट को समन किया था, राक्षसी मारिया के साथ एक कियोटिक रिचुअल में लगा था। वो फिर से डिस्ट्रक्शन और डेथ के सेलिब्रेशन का इंतजार कर रहा था।
उसे अपने पुराने दिन याद आए जब वो ग्रे रिपब्लिक में रॉयल मैजिशियन था और फॉरबिडन मैजिक के दुनिया में डूबा हुआ था। लेकिन जब राजा की मौत हुई तो उसने नेक्रोमेंसी का इस्तेमाल करके उसे रिवाइव किया। वो इसे डिवाइन एक्ट मानता था, लेकिन प्रिंसेस जेन और नाइट थियो ने उसे मॉन्स्टर कह के किंगडम से निकाल दिया। उसी ह्यूमिलिएशन ने उसके अंदर पूरी दुनिया को जलाने की आग भर दी। वापस रेड वैली में कैसल और उसकी टीम का सामना एक ऑर्क मेज काला और उसके डिसाइपल डेल से हुआ। दोनों अनडेड ऑर्क वॉरियर से बुरी तरह लड़ रहे थे। कैसल ने बिना हिचके उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और दुश्मनों को हरा दिया। इसके बाद काला ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वो ड्रीम विजन्स के थ्रू फ्यूचर देख सकता था और उसने बताया कि उसने एक ह्यूमन हीरो के आगमन की भविष्यवाणी की थी जो दुनिया में होप लाएगा, और वो हीरो शायद कैसल ही था। लेकिन उसकी उम्मीद तब टूट गई जब उसने एक शॉकिंग न्यूज़ दी, और चिफ्टन अयातुल्ला मर चुका है और अब उसका उत्तराधिकारी चीफ सीक इंसानों से गहरी नफरत करता है। वजह है, एक लंबे बालों वाला ह्यूमन मैजिशियन कुछ साल पहले घाटी में आया था और उसके आने के बाद कई ऑक्स गायब हो गए। कुछ दिन बाद वो मरे हुए रूप में लौटे और अपने ही कबीले पर हमला कर दिया। इस वजह से चीफ सीग ने सीधा आदेश दे दिया था कि अब किसी भी इंसान को हमारी ज़मीन पर कदम रखने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन खतरे की परवाह किए बिना कैसल ने सीग से मिलने की विनती की। उसके प्रोफेटिक विजन पर भरोसा करते हुए काला ने उसे गाइड करने का फैसला किया, मगर एक शर्त पर। कैसल को अकेले ही जाना होगा ताकि बाकी ओक्स में कोई डिस्टर्बेंस ना फैले। कैसल आगे बढ़ गया, जबकि फ्रे, क्लियो और रॉय वहीं इंतजार करने लगे। लेकिन तभी क्लियो की शरारत ने सब गड़बड़ कर दी। उसने एक सेक्रेट फाउंटेन पर डूडल्स बना दिए और ये देखकर बाकी ओक्स ने तीनों को कैद कर लिया। उधर कैसल का सामना आखिरकार चीफ सीग से हुआ, एक टावरिंग वॉरियर जिसकी प्रेजेंस ही हवा में डर भर दे। सीग ने पवित्र तलवार का उत्तराधिकारी होने के कैसल के दावे पर शक किया और सबूत मांगा, और तभी उसने कहा, प्रूव इट, मुझसे लड़ो। कैसल ने मुकाबला स्वीकार किया, जबकि काला ने बीच में पड़कर उसे रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसकी जान दांव पर लगाने को तैयार था। लेकिन कैसल ने मना कर दिया। दोनों में जबरदस्त बहस हुई, सैक्रिफाइस, ड्यूटी और लीडरशिप के असली मतलब पर। कैसल ने दृढ़ता से कहा, मैं सबकी रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को अपनी बॉडी का शील्ड ही क्यों ना बनाना पड़े। ये सुनकर सीग कुछ पल के लिए शांत रह गया। उसे एहसास हुआ कि इस इंसान में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो जान से भी ज़्यादा कीमती है, वही जो असली वॉरियर्स में होता है। तब सीग ने आयतुल्लाह का छोड़ा हुआ एक एंशिएंट मैसेज रिवील किया कि पवित्र तलवार का असली उत्तराधिकारी सेक्रेड लैंड की यात्रा करेगा, अपने एंसेस्टर्स की रेस्टिंग प्लेस पर, और वहाँ अपनी स्पिरिट की परीक्षा देगा। वही साबित होगा कि वो इस शक्ति के लायक है या नहीं। लेकिन तभी कैसल के दोस्त कैरियो की तरफ वहाँ लाए गए। सीग ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम परीक्षा में असफल रहे तो ना सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारे दोस्त भी मारे जाएंगे। अब कैसल के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो काला के साथ सेक्रेड लैंड की ओर निकल पड़ा, एक ऐसी जगह जहाँ से बहुत कम लोग लौट पाए थे। वो जगह अजीब तरह की शांति से भरी थी, मानो हवा खुद रहस्य फुसफुसा रही हो। काला ने कहा, यही हमारे मेज अपनी सोल को मजबूत करते हैं, और बीच में है वो अल्टर जहाँ तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। इस तरफ फ्रे, क्लियो और रॉय कैद में थे। उन्होंने देखा कि ओर्क्स उतने वायलेंट नहीं थे जितना लोगों ने सुना था। बात करते करते वो कैसल की ट्रायल को लेकर सोचने लगे। रॉय ने कहा कि अगर वो सच्चा सक्सेसर है तो आउटकम ऑलरेडी डिसाइडेड है, पर क्लियो की टीजिंग के चलते गार्ड भड़क गया और तीनों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इधर कैसल का सामना आखिरकार सीग से हो ही गया, वो अल्टर जहां एंसेस्टर्स की आवाज़ें गूंज रही थी, हमें अपना दिल दिखाओ, स्ट्रांग हो या वीक। अचानक उसके सामने इल्यूजन की दुनिया खुल गई, वो दुनिया जो उसकी डीपेस्ट विश से बनी थी। वो खुद को अपनी माँ के साथ पीसफुल लाइफ जीते देखता है। हर सुबह उसकी आवाज़ सुनता, नाश्ता करता, हंसी मजाक चलता, सब परफेक्ट था। लेकिन कुछ समय बाद उसके भीतर एक बेचैनी उठी। सब कुछ बहुत परफेक्ट था, अनरियल जैसा। और फिर एक पल में उसे सच्चाई समझ आई कि उसकी माँ तो मर चुकी है। वो चिल्लाया, ये सब इल्यूजन है। तुरंत वो दुनिया टूट गई। उसकी माँ की स्पिरिट सामने आई और बोली, यहीं रह जाओ, नो मोर मॉन्स्टर्स, नो मोर पेन, बस खुशियाँ। लेकिन उसने फर्म होकर कहा, नहीं, मेरे दोस्त वहाँ बाहर हैं, लोग अब भी सफरिंग में हैं, मैं सेल्फिश होकर यहाँ नहीं रुक सकता। उसने अपनी माँ की आत्मा को आखिरी बार देखा और इल्यूजन को तोड़ दिया। इसी के साथ आयतुल्लाह की स्पिरिट सामने और बोली, तुमने अपने दिल की सबसे बड़ी कमजोरी को हराया है, यही असली क्वालिफिकेशन है। उसने समझाया कि इंसान का दिल बहुत फ्रेजाइल होता है, थोड़ी सी झूठी खुशी भी उसे हमेशा के लिए बांध सकती है। अगर कैसल ने ज़रा भी डगमगाया होता तो वो वहीं फंस जाता। फिर उसने उसे सीख के लिए एक टेलिस्मैन दिया, उसकी जीत का प्रमाण। कैसल सेक्रेड लैंड से बाहर निकला, अपने दोस्तों से फिर से मिला और सीक को वो टेलिस्मैन सौंप दिया। सीक ने अपना वादा निभाया, उसने पवित्र तलवार की दूसरी सील तोड़ दी। लेकिन दोनों सील्स टूटने के बाद भी कैसल की शक्ति में कोई बदलाव नहीं दिखा, जिससे क्लियो को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। सीक ने कहा, यह टेस्ट तुम्हारे दिल की सबसे कमजोर जगह को देखने के लिए था। याद रखो, एक वॉरियर वही बनता है जो अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल दे। उसने कैसल को किंग काइल की कहानी सुनाई,
वो महान योद्धा जो हमेशा फ्रंट लाइन पर लड़ता था। और फिर कहा कि जब समय आएगा तो हम ओर्क्स भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे, जैसे हम 100 साल पहले किंग काइल के साथ लड़े थे। लेकिन तभी आसमान अंधेरा हो गया और मालडॉग वहां प्रकट हुआ, वही लॉन्ग हेड सॉर्सरर जिसने ओर्क्स को अनडेड में बदला था। वो बोला, पवित्र तलवार की शक्ति अब मेरी होगी। लड़ाई शुरू हुई, एक टेरिफाइंग बैटल। मालडॉग की पावर इतनी भारी थी कि उसने सीक को एक ही वार में गिरा दिया। कैसल और उसकी टीम ने पूरी ताकत से जवाब दिया, पर उसके जादू की ताकत बहुत ज्यादा थी। एक पल में फ्रे बुरी तरह घायल हो गया। ये देखकर कैसल के अंदर से एक अनकंट्रोलेबल एनर्जी फट पड़ी। उसकी आंखों में प्योर रेत जल रही थी और उसने मालडॉग पर ऐसे हमला किया जैसे लाइटनिंग गिर रही हो। मालडॉग भी शॉक्ड रह गया उस ताकत को देखकर। कैसल ने उसे पीछे धकेल तो दिया, लेकिन उस डिवाइन पावर को कंट्रोल ना कर सका और आखिर में बेहोश होकर गिर पड़ा। लड़ाई खत्म होने के बाद फ्रे ने उसके घावों की देखभाल की। फिर उसने क्लॉस के नाम एक लेटर लिखा, एक ऐसा लेटर जो सिर्फ चिंता नहीं बल्कि उनकी किस्मत की सच्चाई बयां करता था। क्योंकि अब साफ हो चुका था कि ये सफ़र सिर्फ सर्वाइवल का नहीं था, ये था डेस्टिनी का पाथ, और उस डेस्टिनी का भार कैसल को अकेले उठाना था। अब फ्रे की यादें और गहराई में चली जाती हैं। उससे याद आती है लेडी वुल्फ, वो महिला जिसने अपने पूरे परिवार को युद्ध की आग में खो दिया था। उसकी कहानी ने क्लोज के मन में अपनी माँ की वो बातें फिर से जगा दी कि जितनी बड़ी ताकत होती है उतना ही गहरा दुख भी होता है। उस दिन क्लोज ने समझा कि उसका मैजिक लोगों को दिखाने का हथियार नहीं बल्कि अपने साथियों की रक्षा करने का जरिया है। फ्रे को एलिस भी याद आई, वो छोटी अनाथ लड़की जिसने एक मॉन्स्टर अटैक में अपनी माँ को खो दिया था। वो इतनी टूटी हुई थी कि मुस्कुराना भी भूल गई थी, लेकिन फ्रे के पेशेंस और वार्मथ ने एलिस के अंदर फिर से लाइफ जगाई। उसी के जरिए फ्रे ने सीखा कि दूसरों का दर्द सिर्फ देखा नहीं, महसूस किया जाना चाहिए। फिर याद आया जोहन, वो आदमी जो सिटी ऑफ द डेड में रहता था। वो जगह अलग थी जहां मरे हुए लोग भी ब्रीदिंग कॉर्प्सेस बन के जी रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके बॉडीज पर मॉन्स्टर्स का कब्जा था। काइजल ने वहां एक बहुत पेनफुल सच का सामना किया कि असली मुक्ति तब मिलती है जब इंसान अपने अतीत की जंजीरें खुद तोड़ता है। और उसने जोहन की मदद की ताकि वो अपनी डेड वाइफ की यादों के बोझ से मुक्त होकर अपनी बेटी एलिस के लिए फिर से जी सके। अब कहानी फिर लौटती है माउंट ओग्रिया की हालिया घटनाओं की ओर, जहां सब कुछ बदल गया था। वहां मल्डक के कारण ओर्क ट्राइब काइजल के खिलाफ हो गई थी, लेकिन शामन काला की प्रोफेसी ने उन्हें एक नई उम्मीद दी थी। काइजल ने वहां चीफ सीक के सामने वो अल्टीमेट ट्रायल फेस किया, होली लैंड का। वो जगह रहस्यमयी थी। काइजल वहां अपनी माँ के साथ एक ब्यूटीफुल इल्यूजरी वर्ल्ड में पहुंच गया, एक ऐसी दुनिया जहां कोई पेन नहीं था, कोई मॉन्स्टर नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, बस प्यार और शांति। उसने खुद से कहा, मेरी माँ मर चुकी है, ये सब सच्चा नहीं है। उसने इल्यूजन को तोड़ा, अपनी माँ को अलविदा कहा और ट्रायल जीत लिया। जब उसने सीक को टैलिस्मैन दिया तो ओर्क ट्राइब ने अपनी बात रखी और सेक्रेड स्वर्ड की दूसरी सील भी खोल दी। लेकिन इससे पहले कि काइजल कुछ समझ पाता, मल्डक अचानक वहां प्रकट हो गया। वो वही डार्क सॉर्सरर था जिसने अनडेड ओर्क्स को जन्म दिया था। उसने सेक्रेड स्वर्ड की शक्ति महसूस की और उसे हथियाने के लिए सीधा काइजल पर हमला कर दिया। लड़ाई शुरू हुई और मल्डक की ताकत इनसेन थी। उसने सीक को एक ही वार में गिरा दिया। काइजल, फ्रे, क्लोज सब ने पूरी जान लगा दी, लेकिन वो बहुत आगे था। एक पल में फ्रे बुरी तरह घायल हो गया। ये देखकर काइजल के अंदर से एनर्जी का सैलाब फट पड़ा। उसकी आंखें चमक उठी और वो ऐसी फ्यूरी में आया जो किसी डिवाइन रेज से कम नहीं थी। मल्डक तक हैरान रह गया। उसने उसे पीछे ढकेल दिया, लेकिन उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाया। आखिर वो कोलैप्स होकर बेहोश हो गया। फ्रे ने उसकी देखभाल की, उसके जख्मों पर पट्टी बांधी और फिर क्लाउस को एक चिट्ठी लिखने बैठ गया। एक लेटर जिसमें सिर्फ चिंता नहीं थी बल्कि पूरी जर्नी की सच्चाई थी। उसने लिखा कि काइजल का रास्ता आसान नहीं बल्कि एक कर्स और ब्लेसिंग दोनों है। सेक्रेड स्वर्ड का उत्तराधिकारी बनना मतलब सबकी रक्षा करना, लेकिन अपने दिल का बोझ खुद उठाना। फ्रे के मन में एक सवाल गूंजता रहा कि अगर हीरो सबकी रक्षा करता है तो उस हीरो की रक्षा कौन करेगा। लेकिन तभी क्लोज आई, हमेशा की तरह ब्राइट और होपफुल। उसने कहा, काइजल के पास ताकत है लेकिन हमें उसका सपोर्ट बनना है। उसके वर्ड्स ने फ्रे के अंदर फिर से आग जला दी। उसे लगा कि जब तक ये साथ हैं कोई भी मुश्किल असंभव नहीं है। नए विश्वास के साथ फ्रे ने लेटर खत्म किया और क्लाउस से वादा किया, हम कभी हार नहीं मानेंगे। वो नहीं जानते थे कि उस वक्त जब काइजल गहरी नींद में था, राजधानी ऑर्वेलिया में एक बड़ा अभियान शुरू हो चुका था, गैलीवा प्लेन्स एक्सपेडिशन। इस बार स्पॉटलाइट थी ब्लैक एज नाम के मर्सनरी ग्रुप पर, जो पहले बहिष्कृत थे अब लोगों की नजरों में हीरोज बन चुके थे। उनका स्वागत ऐसे हुआ जैसे वो लेजेंड्स हों। राहित ने हंसकर कहा, लगता है अब हमारी वाइन भी ज्यादा क्लासी लगेगी। लेकिन अंदर से वो सब जानते थे ये फेम टेम्पररी है। उनका असली गोल था रेस्पेक्ट, ताकि कोई उन्हें दोबारा नीची नजर से ना देखे। फिर रॉयल पैलेस में उनकी मुलाकात हुई प्रिंसेस स्कारलेट से, जो नाइट्स की सुप्रीम कमांडर थीं।
मीटिंग शुरू होते ही ईजल ने अपने एरोगेंस से माहौल ऑकवर्ड कर दिया, लेकिन स्कारलेट कंपोज नहीं। उसने कामली कहा, मैं यहाँ प्रिंसेस नहीं, एक कमांडर हूँ और मैं खुद इस मिशन में तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर दमिया ने मिशन का पर्पस बताया। टारगेट था ग्रे रिपब्लिक रूइंस इन गैलुआ प्लेन्स, वही जगह जहाँ 100 साल पहले डार्क लॉर्ड एंग्यूमंड प्रकट हुआ था, और इस बार ब्लैक एज को लीड करना था। हालांकि ब्लैक एज के सदस्यों का एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था और यही बात देमिया और बाकी नाइट्स को बेचैन कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें टीम वर्क में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, बस अपनी पर्सनल ग्लोरी दिखाने की जल्दी थी। इस बेवजह के टेंशन को कम करने और खुद की स्ट्रेंथ साबित करने के लिए प्रिंसेस स्कारलेट ने एक बोल्ड चैलेंज रख दिया। उसने एजल को सामने बुलाया और कहा, अगर सच में इतनी पावर है तो सामने आओ। और फिर शुरू हुआ ड्यूअल। पहले तो एजल ने उसे हल्के में लिया, पीछे हटती रही, लेकिन स्कारलेट ने एकदम काम रहते हुए अपना टैलेंट दिखाया। उसकी मूवमेंट्स प्रिसाइज थी, हर डॉज परफेक्ट टाइमिंग के साथ। धीरे धीरे एजल डिफेंसिव होती गई और जैसे ही उसने डेस्परेट होकर बड़ा वार किया, क्लैंग, स्कारलेट ने अपनी स्वॉर्ड से उसकी ब्लेड तोड़ दी। एक क्लीन फ्लॉलेस फिनिश। एक फाइट से स्कारलेट ने सबको दिखा दिया कि रिस्पेक्ट हासिल किया नहीं जाता, अर्न किया जाता है, और ब्लैक एज ने उसे अपना लीडर मान लिया। लेकिन दूसरी तरफ माहौल कुछ और ही बन रहा था। लॉर्ड मॉरहैम अपनी शेडी प्लान को एग्जीक्यूट करने में बिजी था। उसने कावर्ड और ग्रीडी नोबल्स को इकट्ठा किया, जिनमें से एक था लॉर्ड श्मिट, और बड़ी चालाकी से प्रपोजल रखा कि जब ब्लैक एज अपनी जीत के साथ लौटेगा तो राहित को ऑनररी नोबल का टाइटल मिलेगा। शुरुआत में सब हिचकिचाए, लेकिन मॉरहैम ने गोल्ड, लैंड और पावर के लालच से उन्हें मना लिया। उसने साफ कह दिया, स्कारलेट के मिशन पर होने का मतलब है कैपिटल अब खाली है और ये हमारा मौका है। उसकी रियल एम्बिशन थी प्राइम मिनिस्टर की सीट हड़पना, ताकि नोबल्स की काउंसिल पूरे किंगडम पर कंट्रोल कर सके। उसी समय रॉयल पैलेस में प्राइम मिनिस्टर बेल राजकुमारी स्कारलेट को एक्सपेडिशन पर जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्कारलेट ने दृढ़ता से मना कर दिया। मैं किसी के प्रोटेक्शन के पीछे छुपने वाली नहीं हूं। अगर सेक्रेड स्वॉर्ड हमारे पास नहीं है तो भी मैं खुद अपने किंगडम की रक्षा करूंगी। उसका टोन काम था लेकिन अड़िग। थोड़ी देर बाद उसने क्लाउस से बात की, जो कैपिटल की रक्षा के लिए रुका था। वहीं उसे पहली बार कैसल के बारे में पता चला, एक यंग ट्रेनी नाइट जो अकेले डीमन से लड़ने निकला था। ये कहानी सुनकर स्कारलेट जेन्युइनली क्यूरियस हुई और उसने कहा, कभी मिलना पड़ेगा उस लड़के से। कुछ समय बाद ग्रैंड एक्सपेडिशन शुरू हुआ। लोग सड़कों पर जमा होकर चीयर कर रहे थे, ग्लोरी टू ब्लैक एज। भीड़ में शीला चुपचाप खड़ी थी, उसकी नजरों में सिर्फ कंसर्न था। वो टैम को दूर जाते देख रही थी। इधर मालडुएक और मारिया कैसल की मुलाकात के बाद बात कर रहे थे। मालडुएक अब सस्पिशियस था। उसे सीक्रेट स्वॉर्ड की एनर्जी तो महसूस हुई थी, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि एक नॉर्मल ह्यूमन के पास ये शक्ति कैसे हो सकती है। उसे मारिया की ऑनेस्टी पर शक होने लगा था। रात ढलते ही आर्मी ने कैंप लगाया। राहित ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और साफ कहा, मिशन बस इन्वेस्टिगेशन तक सीमित रहेगा। लेकिन हर कोई समझ रहा था कि असल मकसद ग्लोरी और पावर पाना है। सब हीरो बनकर लौटना चाहते थे। इसी बीच प्रिंसेस स्कारलेट की मुलाकात रिपिन से हुई। दोनों के बीच एक सेटल कनेक्शन बना, लेकिन रिपिन ने कोल्ड टोन में कहा, तुम जैसे लोग हमें कभी नहीं समझ सकते। स्कारलेट बस मुस्कुरा दी, मगर उसके शब्द मन में रह गए। आखिरकार वे पहुंचे गालुहा प्लेन्स, एक बैरन, लाइफलेस जगह जहां एक भी जानवर नहीं था। शुरुआत में माहौल काम और थोड़ा बोरिंग लगा। ब्लैक एज के लोग आपस में मजाक कर रहे थे, पर तभी टैम के पैरों के नीचे एक ग्लोइंग मैजिक सर्कल उभरा और इन एन इंस्टेंट वो गायब हो गया। कोई आवाज नहीं, बस साइलेंस। सब स्टंट थे। फिर धीरे धीरे रियलाइजेशन आया कि टैम मुड़ गया। गुस्से और डर से भरे उन्होंने सोचा कि कोई मॉन्स्टर छिपा है। तभी हवा में एक दबी हुई हंसी गूंजी और मालडुएक प्रकट हुआ। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसकी मौजूदगी से टेम्परेचर जैसे गिर गया। स्कारलेट और डेमिया जो गार्ड ड्यूटी पर थे, दोनों को स्पाइन चिलिंग कोल्ड महसूस हुआ। स्कारलेट अभी भी रिपिन के हार्श वर्ड से अनईजी थी, मगर अब सोचने का वक्त नहीं था। मालडुएक ने हाथ हिलाया और काले धुएं से हवा भर गई। एजल जो टैम की मौत से गुस्से से पागल था, आगे बढ़ा और हमला कर दिया। मालडुएक बस हल्के से मुस्कुराया, एक ईविल ट्विस्टेड ग्रिन। फिर सबके होश उड़ गए। टैम, जिसे वे मर चुका समझ रहे थे, उठ खड़ी हुई। उसने अजूल का हमला रोका और उसी पल उसे मार दिया। सबके चेहरे पर डिसबिलीफ था। ये कोई रिजरेक्शन नहीं था, ये ब्लैक मैजिक था। मालडुएक ने टैम को एक डेड पपेट बना दिया था, एक हथियार बिना आत्मा के। उसने कोल्ड आवाज में कहा, अब अपनी फ्रेंड से मिलो। टैम ने अपने ही साथियों पर हमला शुरू कर दिया। ब्लैक एज को अब लड़ाई नहीं, एक मॉरल नाइटमेयर का सामना करना पड़ा। आखिर में अपनी फ्रेंड को मुक्त करने के लिए रिपिन को खुद टैम को मारना पड़ा। उसकी चीख हवा में गूंजी। उस दर्द ने ब्लैक एज के अंदर की फ्यूरी को भड़का दिया। अब ये युद्ध बदले का था, लेकिन मालडुएक ने सिर्फ एक हाथ से पूरा ग्रुप ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। रॉयर क्लियो ने मिलकर उसके दिल में एक वार किया, लेकिन वो और भी फ्यूरियस हो गया। डार्क फ्लेम से उसने दोनों को पीछे फेंक दिया। तभी मारिया आई।
उसने राहित के गले में लटके पेंडेंट पर नजर डाली और कुछ पहचान सी हुई। मालडुएक उन्हें खत्म ही करने वाला था कि मारिया ने बीच में कदम उठाया। उसने पावरफुल लाइट बैरियर डाली और बोली, बस अब और नहीं। और तभी प्रिंसेस कार्लेट की सेना वहां पहुंच गई। मालडुएक ने रिट्रीट किया, बस एक सिनिस्टर हंसी छोड़ते हुए। कहानी यहाँ थमी नहीं। आधे महीने बाद कैसल आखिरकार होश में आया। वो एक पीसफुल जगह पर था। उसके आसपास उसके दोस्त और वो दयालु ऑर्क्स थे जिन्होंने उन्हें बचाया था। फ्रेया उसके पास बैठी थी, आंखों में थकान और रिलीफ दोनों। कैसल ने आंखें खोली और बस एक बात कही, मुझे अपनी जर्नी जारी रखनी होगी। उसे पता था मालडुएक अभी भी जिंदा है और डार्क लॉर्ड की वापसी करीब है। रॉय और क्लियो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। तूने उस लड़ाई में खुद पर कंट्रोल खो दिया था कैसल, वो पावर नॉर्मल नहीं थी। लेकिन डेल मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये लुआ का मिरेकल है। ये वही शक्ति है जो डार्कनेस को मिटा सकती है और ये साबित करता है कि कैसल एक ट्रू हीरो है। और बस यहीं से कहानी का टोन और इंटेंस हो जाता है। अब कैसल की लड़ाई सिर्फ बुराई से नहीं बल्कि अपने अंदर की शक्ति को समझने से है। कासल अब अपने अंदर की शक्ति को लेकर और ज्यादा कंफ्यूज्ड है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो ताकत अनजाने में अनलीश की थी, कहीं वो उन्हीं लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी जिन्हें वो बचाना चाहता था। बाद में काला के साथ एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कासल ने अपने डर का इजहार किया। वो बोला, अगर ये ताकत मेरे कंट्रोल से बाहर चली गई तो मैं किसी और के लिए खतरा बन जाऊंगा। काला बस चुपचाप सुनती रही, फिर बड़ी शांति से बोली, हम ऑर्क्स ताकत और आत्मा दोनों को बराबर मानते हैं। असली शक्ति तभी यूजफुल होती है जब दिल स्टेबल हो। अगर दिल असंतुलित हो तो सबसे पवित्र तलवार भी विनाश बन जाती है। उसने समझाया कि कासिल का दिल पवित्र तलवार की इमेंस पावर को संभाल नहीं पा रहा था और इसीलिए वो नियंत्रण खो बैठा। उसने काला को सलाह दी, अपने दिल को प्योर रखो, नफरत से नहीं, सुरक्षा के लिए लड़ो। उस रात जब नींद नहीं आ रही थी, कासिल और फ्रे ने तारे भरे आसमान के नीचे काफी देर तक बातें की। कासिल ने धीरे से कहा, मुझे याद तो नहीं सब कुछ, लेकिन जब वो ताकत आई थी, वो गुस्सा, वो नफरत किसी और लेवल की थी। ऐसा लगा मैंने खुद को खो दिया। फ्रे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन तुम अभी भी वही इंसान हो जिसने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारा दिल ही तुम्हारी असली ताकत है। उसकी बातों में जो वार्मथ थी, उसने कासिल के अंदर का डर धीरे धीरे मिटा दिया। उसे समझ आया कि सिर्फ पावर हासिल करना काफी नहीं, उस पर कंट्रोल रखना ही सच्ची ताकत है। अगली सुबह जैसे उसकी आत्मा को एक नई क्लैरिटी मिल गई हो, कासिल की टीम फिर से सफर पर निकल पड़ी। और सब उनके लिए स्ट्रेंजर्स नहीं बल्कि एडमायरर्स बन चुके थे। वो सब उन्हें हीरोज की तरह विदा कर रहे थे। जाने से पहले काला ने फ्रे को एक डिस्टर्बिंग सीक्रेट बताया। मेरे प्रॉफिटिक ड्रीम में देखा है, युद्ध के दौरान कासिल गायब हो जाएगा। लेकिन उसने तुरंत जोड़ा, ड्रीम कोई फिक्स्ड डेस्टिनी नहीं होता, बस चेतावनी होती है। और मुझे यकीन है फ्रे, तुम ही उस भविष्य को बदल सकती हो। अब कहानी एक नई जगह पहुंचती है, बर्फीले विंडलैंड पर्वतों की ओर। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गांव मिला और वहां एंट्री लेते ही एक अनोखी मुलाकात हुई। एक एनर्जेटिक और थोड़ी एक्सेंट्रिक मर्सिनरी रियाना। वो अचानक प्रकट हुई और फ्रे को लेडी एलन कहकर पकड़ लिया। पूरी टीम स्टन रह गई। रियाना इतनी एक्सप्रेसिव थी कि उसने रॉय को गलती से वो आदमी समझ लिया जिसने फ्रे को धोखा दिया था और फिर उसकी ब्यूटी की तारीफ करने लगी। गलतफहमी क्लियर हुई तो पता चला रियाना यहाँ गांव के गायब लोगों को ढूंढने के मिशन पर है। उसने कासिल की टीम को गाइड करने का ऑफर दिया, पर साथ में वार्निंग भी कि कभी मत कहना कि तुम लोग ऑरवेलिया से हो। गांव पहुंचकर सबने देखा कि विलेजर्स, खासकर डार्क एल्स, ऑरवेलिया से नफरत करते हैं। वे राज्य को हत्यारा और तानाशाह कहते हैं। ये सुनकर फ्रे और बाकी सब अनईजी हो गए। रियाना ने बताया कि पिछले 1 महीने से लोग, बच्चे, बुजुर्ग, किसी भी जाति के रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। रॉय नहीं चाहता था कि उनकी यात्रा रुके, लेकिन फ्रे की दयालुता और क्लियो की जिद के आगे कुछ कह नहीं पाया। सबने गांव की मदद करने का फैसला किया। लेकिन हालात तब और बुरे हो गए जब रियाना का करीबी, एक छोटा डार्क एल्फ लड़का लेडन भी गायब हो गया। अब सबके लिए मिशन पर्सनल बन गया। पूरी टीम और कुछ विलेजर्स जंगल में निकल पड़े। सर्च के दौरान कासल और रियाना गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गए। वहां अंधेरे में दोनों के बीच एक बहुत पर्सनल बातचीत हुई। जब रियाना को पता चला कि कासल वही चोजन वॉरियर है जो पवित्र तलवार धारण करता है, वो शॉक्ड रह गई। कासल ने अपनी शक्ति के नियंत्रण खोने का डर शेयर किया। तब रियाना ने अपने पास्ट की कहानी सुनाई। मैं भी कभी एक नोबल फैमिली की लड़की थी। सबने मेरे लिए फैसले किए, किससे शादी करनी है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, क्यों, मैं अपनी जिंदगी खुद जीऊंगी। वो मुस्कुराई और बोली, तुम भी वही करो, अपनी किस्मत को बोझ मत बनने दो। अगर चाहो तो वो तलवार छोड़ दो, फ्रे से शादी कर लो और एक नॉर्मल लाइफ जी लो। उसकी हंसी और उसके शब्द दोनों कासिल के दिल में बस गए। वो मुलाकात छोटी थी लेकिन अनफॉरगेटेबल थी और उसने कासिल को सिखाया कि जीने के एक से ज्यादा रास्ते होते हैं। वाह दोस्तों, क्या एपिक जर्नी थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करें ऐसे और एनिमे एक्सप्लेनर एपिसोड्स के लिए। और हाँ, कमेंट करके बताओ कि कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा
और अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो एक कमेंट जरूर करना, तभी मैं अगला पार्ट भी लाऊंगा।